आखिर अरब दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स नई दिल्ली में क्यों जमा हुए? हाल ही में एक ऐसी बड़ी सफारती मीटिंग हुई है जो शायद मिडिल ईस्ट की पूरी पावर इक्वेशन को बदल कर रख दे। आइए समझते हैं कि इसके पीछे की असल कहानी क्या है। देखें, सवाल ये नहीं है कि अरब रहनुमा इकट्ठे हुए। बड़ा सवाल ये है कि वो कहाँ इकट्ठे हुए। नई दिल्ली में। ये जगह का इंतखाब ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। खित्ते के रिवायती मराकज़ को छोड़कर भारत का इंतखाब क्यों किया गया? इस गैर मामूली फैसले के पीछे आखिर क्या वजूहात हैं? और ये कोई आम सी मीटिंग भी नहीं थी। ये थी इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो 30 और 31 जनवरी को हुई। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस लेवल की बातचीत पूरे 10 साल के वक्फे के बाद हुई है। तो सवाल ये है कि इतनी लंबी खामोशी के बाद अचानक ये सरगर्मी क्यों? इस मीटिंग की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ कौन कौन मौजूद था। अरब लीग के तमाम 22 मेंबर ममालिक तो थे ही, लेकिन सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे खिट्टे के हैवी वेट्स की मौजूदगी ने इसे बिल्कुल ही एक अलग लेवल दे दिया। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीनी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थीं और एक दहाई से भी ज़्यादा अरसे के बाद लीबिया की तरफ से भी कोई हाई लेवल लीडरशिप आई, जो खुद एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है। तो ये सब सिर्फ हाथ मिलाने और तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। इस मीटिंग का असल फोकस, इसकी असल रूह एक नया और बहुत बड़ा इकोनॉमिक एजेंडा था। एक ऐसा एजेंडा जो सिर्फ ट्रेड से कहीं आगे खित्ते के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने के बारे में था। बातचीत बुनियादी तौर पर 3 बड़े सुतूनों के गिर्द घूमती रही। पहला तो ज़ाहिरा फ़लस्तीन का मसला और इलाकाई इस्तेहकाम जैसे रिवायती डिप्लोमेटिक टॉपिक्स। दूसरा, एक गेम चेंजिंग मंसूबा, यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आईमैक कहते हैं, उसको आगे बढ़ाना। और तीसरा, इन तमाम बड़े बड़े मौशी मंसूबों को हकीकत का रूप देने के लिए एक बिल्कुल नया इंडिया अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुरू करना। अच्छा, अरब दुनिया खुद भारत के साथ इस पार्टनरशिप को कैसे देखती है? इसका बेहतरीन जवाब शायद यूएई के वजीर सनत की इस बात में है। भारत धीरे धीरे तरक्की नहीं करता, बल्कि क्वांटम लैप्स यानी बड़ी छलांगे लगाता है। ये सोच बताती है कि ये रिश्ता सिर्फ तेल और तिजारत का नहीं रहा, बल्कि अब ये तेज रफ्तार तरक्की के एक मुश्तरका विजन पर मबनी है। तो इन बड़ी बड़ी बातों को, इन क्वांटम लैब्स को अमली जामा कैसे पहनाया जाए? इसके लिए इंडिया अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क़याम एक बहुत अहम और ठोस कदम है। इसका मकसद सिर्फ सरकारी सतह पर नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान भी ट्रेड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में ताउन के लिए एक मुस्तकिल और मजबूत प्लेटफॉर्म बनाना है। लेकिन ठहरिए, इस मीटिंग की कहानी सिर्फ माईशत तक महदूद नहीं है। तस्वीर का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प रुख देखने के लिए हमें अपना फोकस इस्लामाबाद की तरफ करना होगा, क्योंकि ये मीटिंग इंडिया और पाकिस्तान की इलाकाई कशमकश में एक नया बाब लिख रही है। यहाँ हमें 2 बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ साफ नज़र आती हैं। एक तरफ पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो सऊदी अरब के साथ मिलकर एक इस्लामिक नेटो जैसा कोई दिफाई इत्तेहाद बनाए, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वही अरब दुनिया अपने माशी मुस्तकबिल की प्लानिंग के लिए पाकिस्तान के रिवायती हरीफ यानी भारत के साथ बैठी है। ये एक गहरी सितम ज़रीफ़ी, एक डीप आयरनी है। इस पूरे पस मंज़र को समझने के लिए पिछले साल सितंबर में हुए सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट को देखना ज़रूरी है। इसकी सबसे अहम शक बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है कि एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कमिटमेंट है। तो क्या नई दिल्ली में ये इजलास सिर्फ एक इत्तेफाक था? तज्जियाकार कहते हैं बिल्कुल नहीं। इसे पाकिस्तान के इस दिफाई माहदे का सीधा सीधा डिप्लोमेटिक जवाब समझा जा रहा है। भारत ये वाज़े पैगाम दे रहा था कि जब बात अरब दुनिया की आती है तो उसके ताल्लुकात पाकिस्तान की हिकमत अमली से बिल्कुल आज़ाद और कहीं ज़्यादा गहरे हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, भारत की खारजा पॉलिसी को सिर्फ पाकिस्तान के एंगल से देखना पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हकीकत में भारत एक बहुत ही नाजुक सफारती तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है, जहां वो एक ही वक्त में एक दूसरे के मुखालिफ कैंपों के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर रहा है। इस बैलेंस की एक बेहतरीन मिसाल फ़लस्तीन है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने खुद तस्लीम किया कि भारत तारीख़ी तौर पर उनकी जिद्दोजहद और 2 स्टेट सॉल्यूशन का मजबूत हामी रहा है। ये भारत का दहाइयों पुराना मौक़िफ़ है। लेकिन इसी सांस में एक और हकीकत भी है, और वो ये कि भारत इजरायली मिलिट्री टेक्नोलॉजी का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार है। ये जो बज़ाहिर एक तज़ाद नज़र आता है, यही भारत की अमलियत पसंद खारिजा पॉलिसी का मरकज़ है, जहां उसूल और मफादात साथ साथ चलते हैं।
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود فلسطینی قیادت بھی اس توازن کو سمجھتی ہے۔ وہ اسے ایک مسئلے کے بجائے ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بھارت کی یہی منفرد پوزیشن اسے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک اہم ثالث بنا سکتی ہے۔ تو جب ان تمام تفصیلات کو جوڑ کر دیکھیں تو بڑی تصویر کیا بنتی ہے؟ یہ سربراہی اجلاس علاقائی طاقت کے توازن میں آخر کس بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے؟ دیکھیں، نمبرز خود ایک کہانی سناتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے 7 دورے کیے ہیں۔ 7! یہ اتنے ہی ہیں جتنے روس کے اور امریکہ کے 6 دوروں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ اعداد و شمار صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خلیجی ممالک اب بھارت کی خارجہ پالیسی میں کتنی مرکزی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ لہٰذا اس پورے تجزیے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک نئی قسم کی خارجہ پالیسی دیکھ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ملٹی الائنمنٹ کی پالیسی، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں ممالک کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کے بجائے اپنے معاشی اور اسٹریٹجک مفادات کی بنیاد پر بے وقت مختلف شراکت داریاں قائم کرتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں تجارت اور معاشیت کے مفادات تاریخ، مذہب اور پرانے اتحادوں پر حاوی ہو رہے ہیں اور عالمی تعلقات کی شکل کو ہمیشہ کے لیے بدل رہے ہیں؟